मेरी कुंडली में शनिदेव बहुत अच्छे हैं। मैं तो करोड़पति जरूर बनूंगा। क्या तुमने चेक किया कि कहीं तुम्हारे शनिदेव सोए हुए तो नहीं? क्या ग्रह सोते भी हैं? नहीं, उसका मतलब ये है कि ग्रह अच्छा और बुरा रिजल्ट नहीं दे पाए। ये बात तो मुझे चेक करनी होगी, लेकिन मैं इसे चेक करूं कहाँ? इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ग्रह सोया हुआ है या जागा हुआ है, और घर कैसे सोता है और घर कैसे जागता है। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगीरा में। आज हम बात करने वाले हैं स्लीपिंग हाउसेस एंड स्लीपिंग प्लैनेट्स के बारे में। एक प्लैनेट मेरी कुंडली में बहुत अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो कहीं वो प्लैनेट सोया हुआ तो नहीं? एक हाउस खाली है, तो उसका रिजल्ट मुझे कौन दे? लाल किताब में राशि तो है नहीं कि मैं राशि के लॉर्ड से उस हाउस के रिजल्ट के बारे में पता करूं। तो क्या मुझे कारक चेक करना होगा, या काल पुरुष के अकॉर्डिंग उसमें जो राशि आती है वो चेक करनी होगी? तो ऐसे कुछ सवालों के बारे में हम आज जवाब देंगे। तो ये वीडियो जो है ये 4 चैप्टर्स में होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लीपिंग हाउसेस एंड एक्टिव हाउसेस के बारे में। तो स्लीपिंग हाउसेस का क्या मतलब है? अगर किसी भी घर में कोई ग्रह ना हो तो उसे हम सोया हुआ घर बोले। जैसे मान लीजिए, अगर फर्स्ट हाउस खाली है, एम्प्टी है, तो फर्स्ट हाउस जो है वो हमारा सोया हुआ है। अगर फोर्थ हाउस खाली है, एम्प्टी है, तो हमारा फोर्थ हाउस जो है वो सोया हुआ है। ऐसे ही टेंथ हाउस अगर एम्प्टी है, तो टेंथ हाउस क्या है? सोया हुआ। तो मतलब जिस भी घर में कोई भी ग्रह नहीं है, वो घर जो है वो सोया हुआ। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, बिकॉज बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। एक्टिव हाउसेज मीन्स अगर किसी भी घर के अंदर कोई भी ग्रह, मान लीजिए यहाँ सूर्य देव है या कोई भी प्लैनेट है, एनी प्लैनेट, तो वो जो घर है मीन्स फर्स्ट हाउस इज एक्टिव, क्योंकि फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट आ गया। ऐसे ही टेंथ हाउस में अगर शनि देव है, देन टेंथ हाउस इज एक्टिव। क्यों? क्योंकि शनि देव आ गए। फोर्थ हाउस में बृहस्पति देव, सो फोर्थ हाउस इज एक्टिव। सिंपल डेफिनेशन। तो अब घर सोया और ग्रह सोए में फर्क ज्यादा नहीं। जो घर खाली है वो घर सो गया, जिस घर में कोई प्लैनेट है वो घर जाग गया। सीधी बात। अब अगर कोई घर खाली है तो उस घर का फल कौन देगा? उस घर का जो फल होता है वो उस घर की राशि और कारक दोनों देते हैं। से अगर हम फर्स्ट हाउस के बारे में बात करें, तो हमारी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में मंगल देव बताएंगे, और हमारी मेंटालिटी के बारे में सूर्य देव बताएंगे। सेकेंड हाउस की बात करें तो हमारी फैमिली के बारे में जुपिटर बताएंगे, और हमारी सेविंग्स के बारे में शुक्रदेव बताएंगे। थर्ड हाउस के बारे में बात करते हैं, हमारे स्मार्ट वर्क के बारे में बुधदेव बताएंगे। हमारी बहन के बारे में बुधदेव बताएंगे। हमारे भाई के बारे में मंगल देव बताएंगे, और हमारे हार्ड हार्ड वर्क के बारे में मंगल देव बताएंगे। फोर्थ हाउस में तो है ही चंद्र, कोई बात ही नहीं है। फिफ्थ हाउस में सूर्य देव भी हैं और बृहस्पति देव भी हैं। तो हमारी एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है ना, वो बृहस्पति देव के पास है, और हमारे बच्चे का जो डिपार्टमेंट है वो सूर्य देव के पास है। क्योंकि हर घर में 2-3 आइटम्स हैं। अब 2-3 क्या, 2-3 से भी ज्यादा है। हर आइटम जो है ना वो उसके कारक या राशि से सिग्निफाई करती है। तो आपको चेक करना है कि आप जिस चीज के बारे में जानना चाह रहे हो उस चीज के कारक कौन है। अब हम बात करते हैं सोए हुए ग्रह और जागे हुए ग्रह। तो सोए हुए घर से बहुत ज्यादा ये सिमिलर है, बस थोड़ा सा फर्क है। अगर हमारे फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट है, मान लीजिए शनिदेव, तो शनिदेव अभी जागे नहीं है। खाना नंबर 1 जाग गया है क्योंकि उसमें कोई ग्रह है, लेकिन ग्रह नहीं जागा है, शनिदेव नहीं जागा। तो शनिदेव का जागना ना जागना, उसके सिंपल डेफिनेशन है कि अगर किसी ग्रह की दृष्टि पर कोई ग्रह आ जाए, या
किसी ग्रह को किसी ग्रह की दृष्टि मिल जाए, यहाँ दृष्टि का खेल है। अगर कोई प्लैनेट किसी और प्लैनेट को एस्पेक्ट करता है या किसी और प्लैनेट से दृष्टिपात करता है, तो ही वो प्लैनेट जागा हुआ होगा। और यहाँ एक पर्टिकुलर वे में ही दृष्टि आनी चाहिए। यहाँ हमें भाव दृष्टि का मेजर महत्व रखना है। जैसे कि खाना नंबर 1 खाना नंबर 7 को देखता है, खाना नंबर 7 खाना नंबर 1 को नहीं देखता। तो अगर फर्स्ट हाउस में शनिदेव है, सेवेंथ हाउस में कोई भी प्लैनेट आ जाए, तो हमारे शनिदेव तो एक्टिव होंगे ही, लेकिन जो सेवेंथ हाउस में प्लैनेट आया है वो भी एक्टिव हो जाता। लेकिन अगर सेवेंथ हाउस खाली हुआ तो सातवां घर भी सोया होगा और साथ ही साथ लगन का शनि भी सोया हुआ होगा। मान लीजिए खाना नंबर 5 में सूर्य देव है, तो खाना नंबर 9 अभी तो एम्प्टी है, तो हमारे सूर्य देव सोए हुए हैं। लेकिन अगर खाना नंबर 9 में कोई भी प्लैनेट आ जाए, एग्जाम्पल बृहस्पति देव मान लेते हैं, तो हमारे बृहस्पति देव भी जागे होंगे और सूर्य देव भी जागे होंगे, क्योंकि सूर्य देव बृहस्पति देव को दृष्टि कर रहे हैं। पांचवें घर की दृष्टि 9वें घर पर होती है। यहां हमें याद रखें, यहां हमें भाव दृष्टि का यूज करना है। आम दृष्टि यहां नहीं चलेगी, प्लैनेट की दृष्टि यहां नहीं चलेगी, यहां हमें भाव दृष्टि का यूज करना। अब एक कलरफुल डायग्राम के साथ, जो प्लैनेट्स के सेम कलर हैं, वो प्लैनेट्स एक साथ जागेंगे और सोएंगे। इसे समझते हैं। अगर खाना नंबर 1 में कोई भी प्लैनेट है, तो खाना नंबर 7 में जब तक कोई प्लैनेट नहीं आएगा, तब तक खाना नंबर 1 नहीं जागेगा। और अगर खाना नंबर 7 में कोई प्लैनेट है, तो अगर खाना नंबर 1 में कोई प्लैनेट नहीं आएगा, तो 7 का जो प्लैनेट है वो सोया हुआ हो। ये दोनों हाउसेस के प्लैनेट जो हैं, वो एक साथ जागेंगे और सोएंगे। खाना नंबर 2 और 10 एक साथ जागते और सोते हैं। खाना नंबर 3 और खाना नंबर 11, ये दोनों प्लैनेट एक साथ जागते और सोते हैं। खाना नंबर 5 और खाना नंबर 9, ये दोनों प्लैनेट एक साथ जागते और सोते हैं। ये याद रखें कि तीसरे घर में प्लैनेट है और 11वां घर खाली है, तो तीसरे घर का ग्रह सोया हुआ है। मुझे दोनों हाउसेस में प्लैनेट चाहिए, तो वो दोनों हाउसेस में जो भी प्लैनेट्स है वो दोनों जाग जाए। कभी ऐसा नहीं होगा कि 10th में प्लैनेट है, सेकंड में प्लैनेट नहीं है, तो 10th हाउस का प्लैनेट जाग गया, नहीं। 10th हाउस का प्लैनेट तब तक नहीं जागेगा जब तक सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट ना हो। और दूसरा मेथड है जगाने का, कि हम अगर रेमेडीज के द्वारा जगा लेते हैं तो बात अलग है। खाना नंबर 6 और खाना नंबर 12 एक साथ जागते हैं। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है आप लोगों को, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब 2 हाउसेस और शेष बचते हैं। इन दोनों हाउसेस को बड़े ही ध्यान से समझिए। खाना नंबर 4 और खाना नंबर 8। खाना नंबर 4 जो है, वो खाना नंबर 10 से जागता है। मीन्स अगर खाना नंबर 4 में कोई प्लैनेट है, तो खाना नंबर 10 में कोई प्लैनेट होना चाहिए, तभी खाना नंबर 4 का प्लैनेट जो है वो जागे। लेकिन 10 का प्लैनेट कब जागेगा? जब खाना नंबर 2 में कोई प्लैनेट हो। ऐसे ही खाना नंबर 8 के प्लैनेट के लिए, कि खाना नंबर 8 का प्लैनेट तब जागेगा जब खाना नंबर 2 में प्लैनेट होगा। लेकिन 2 का प्लैनेट कब जागेगा? जब खाना नंबर 10 में प्लैनेट होगा। तो देयर इज अ बिट एक्सेप्शन इन दिस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक घर अपने आप भी जाग सकता है। अगर किसी घर का कारक जाग जाए, तो वो घर भी जाग जाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेरा पहला घर जो है वो जागा हुआ ही होता है, मुझे उसको जगाने की जरूरत नहीं। वो अपने आप जाग जाएगा। 22 की एज में वो अपने आप जाग जाएगा, तो मुझे उसको जगाने की जरूरत नहीं। और फर्स्ट हाउस जनरली जागा होता है। क्यों जागा होता है? क्योंकि मेरा जन्म हुआ है। तो जन्म होने के साथ ही हमारा फर्स्ट हाउस एक्टिव होता है। सेकेंड हाउस के बारे में बात करते हैं।
अगर मैं 40 डेज तक लगातार सेविंग्स करूं या 40 डेज लगातार नंगे पैर मंदिर जाऊं तो मेरा सेकेंड हाउस एक्टिव हो जाए। थर्ड हाउस, अगर मैं अपने भाई या बहन को कोई भी मीठी चीज 40 दिन तक खिलाऊं या फिर मैं अपने नेबर्स के घर 40 दिन लगातार जाऊं तो मेरा थर्ड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। चौथा घर, अगर मैं 40 दिन लगातार अपनी माता के पैर छूता हूं तो मेरा चंद्र और चौथा घर एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब चंद्र नहीं, चौथा घर एक्टिवेट हो जाएगा। पांचवें घर के बारे में बात करते हैं। अगर हम 40 डेज रेगुलर पढ़ें या 40 डेज रेगुलर स्कूल जाएं तो हमारा फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो जाता है, या फिर जिस दिन हमारे घर बच्चा पैदा हो गया उस दिन हमारा फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो जाता है। अब देखिए, 40 डेज रेगुलर स्कूल जाना इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि संडे तो आएगा ही आएगा, और अगर संडे आ रहा है तो फिर वो ब्रेक आ जाएगी बीच में, तो कभी भी कोई व्यक्ति 40 दिन लगातार स्कूल नहीं जा सकता। इसलिए हम संडे को एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो उसको आप टेंशन मत लें। लेकिन 40 दिन जो भी वर्किंग डेज है उनमें आपको हॉलीडे नहीं करनी, उससे भी आपका फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो जाए। सिक्स्थ हाउस के बारे में बात करते हैं। जिस दिन आप कोई भी कंपटीशन का पेपर देते हो उस दिन आपका सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट हो जाता है। जिस दिन आपको कंपटीशन के बारे में पता चलता है उस दिन से ही सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट हो जाता है। कुछ हाउसेस हैं जिनको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती, वो समय के साथ अपने आप ही हो जाते हैं, जैसे कि सिक्स्थ हाउस, जैसे कि एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। ये अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं, इन्हें एक्टिवेट करने की जरूरत होती नहीं। सेवेंथ हाउस के बारे में बात करते हैं। जिस दिन आप शादी करोगे उस दिन आपका सेवेंथ हाउस एक्टिवेटेड, या जिस दिन आप बिजनेस करोगे उस दिन से आपका सेवेंथ हाउस एक्टिवेटेड। खाना नंबर 8 के बारे में हम बात नहीं करेंगे, मृत्यु को कौन एक्टिवेट करना चाहते हैं। जो गुप्त विद्याएं हैं, तो आप 40 दिन गुप्त विद्या पढ़ें, आपका एट्थ हाउस एक्टिवेट हो गया। बट हाउस एक्टिवेट का मतलब ये होता है कि आप एक चीज को एक्टिवेट नहीं कर, उसमें जितनी चीजें हैं वो सारी एक्टिव हो गई, अच्छी बुरी सब कुछ। खाना नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप दादा या अपने बड़े बुजुर्ग या अपने पिता के 40 दिन लगातार पैर छुओगे तो आपका नाइन्थ हाउस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। या आप ऑर्फनेज में जाके कुछ भी डोनेशन कर देते हो तो भी आपका नाइन्थ हाउस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। टेंथ हाउस के बारे में बात करते हैं। 40 डेज रेगुलर आपको काम करना है, वो काम करना है जिससे आपको पैसा आ सके। 40 दिन रेगुलर या 40 दिन की मेहनत का पैसा जब आपके बैंक में आपके हाथ में आ जाए तो आपका 11th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये तो समझ आ गया होगा कि अपने आप भी एक्टिवेट हो सकते हैं, और मैक्स टू मैक्स 11th हाउस तक हमें एक्टिवेट करना होता है। तो 42 तक सारे के सारे हाउसेस हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आप 42 के बाद, मतलब आप 42 से भी ज्यादा एज्ड हो चुके हो, तो आपको कोई भी हाउस एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं, आपके सारे हाउस एक्टिवेटेड। इस चीज के बारे में छोड़, उस चीज के बारे में आप भूल जाए। अब हम बात करते हैं कि हमें एक हाउस को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो मुझे एक हाउस जो है वो जल्दी एक्टिवेट करना है, क्योंकि 10th हाउस 36 साल में एक्टिव होगा, लेकिन मुझे काम तो 22 साल में करना है। अगर ये 10th हाउस मुझे फायदा ही नहीं दे रहा है तो क्या फायदा है इस 10th हाउस का। मुझे एक्टिवेट करके इसको फायदा होगा, तो मैं 10th हाउस को एक्टिवेट करता हूँ। अब 10th हाउस और बाकी हाउसेस एक्टिवेट कैसे हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, अब हम उस बारे में बात करते हैं। हाउस एक्टिव होते हैं किस्मत के ग्रह से। फर्स्ट हाउस के किस्मत के ग्रह हैं मंगल। तो फर्स्ट हाउस हमारा ये राज तिलक की जगह होती है। अब हमें 40 या 43 दिन लगातार सिंदूर का तिलक लगाना। ओके, सेकेंड हाउस के बारे में बात करते हैं। सेकेंड हाउस में जो किस्मत का ग्रह होता है वो है चंद्र। तो आपको 40 डेज तक रेगुलर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और याद रखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो फीमेल्स के लिए 40 डेज बहुत मुश्किल हो जाती है,
तो कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता कि आप 40 दिन ना कर पाए तो आपको दोबारा से 40 दिन करने होंगे। तो याद रखिए फीमेल्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है 40 दिन कोई भी उपाय कर ड्यू टू फीमेल प्रॉब्लम। तो उसके लिए एक उपाय या फिर आप ये चीज जरूर कर जब भी आप 40 डेज तक कोई उपाय कर। तो जब आपको ये पता चल गया है कि इस दिन मैं नहीं कर पाऊंगा या इतने दिन मैं नहीं कर पाऊंगा, चाहे ये मेल के लिए दिया या फीमेल के लिए दिया, मेल को भी कोई काम हो सकता है, तो आपको क्या करना है, एक पोटली बनानी है। वाइट कोई कपड़ा लें, 2.5 मीटर का लें या एक रुमाल साइज लें, लेना स्क्वायर शेप में है, वो लें और उसके अंदर आपको चावल भर देने हैं 1 मुट्ठी। आप जितने दिन नहीं जाओगे उतने दिन आपको 1 मुट्ठी वो चावल की पोटली बनानी। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो नेक्स्ट उपाय जिस दिन से आप स्टार्ट करोगे, जैसे मान लीजिए मैंने 20 डेज तक रेगुलर किया, उसके बाद मुझे ब्रेक 5 डेज की ब्रेक चाहिए या किसी कारणवश 5 डेज की ब्रेक हो गई। अब मेरे पास ये 5 पोटली होगी। ये 5 पोटली नेक्स्ट जब मेरा नेक्स्ट डे होगा 20 विच इज 26, बट रेमेडी वाइज वो 21 होगा। तो अब वो 5 पोटलियां भी उस उपाय के साथ वहां जाएगी, वो चाहे जो भी जगह हो, डजंट मैटर, वो 5 पोटलियां भी वहां देकर आ। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड हाउस के जो किस्मत के ग्रह हैं वो है चंद्रदेव, तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाना। थर्ड बुधदेव, तो मुझे बुध की चीजें थर्ड हाउस भाई बहन को खिलानी है। फोर्थ हाउस या फिर कन्या पूजन कर, एक एक्सेस क्वांटिटी में कन्या पूजन करें, उससे भी थर्ड हाउस एक्टिवेट हो सकता है। या दुर्गा माता की पूजा करें 40 दिन लगातार, उससे भी आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। फोर्थ हाउस के बारे में बात करते हैं, वो होगा चंद्रदेव से ही एक्टिवेट होगा। फिफ्थ हाउस आपके सूर्य देव से एक्टिवेट होगा, तो आपको सूर्य देव की चीज स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करनी। सिक्स्थ हाउस राहु से एक्टिव होते हैं, कहने का अर्थ ये है कि राहु की चीज मडी एरिया, मडी एरिया मीन्स कीचड़ दलदल नाला, ये सिक्स्थ हाउस, इस जगह पे आपको कर देना। सेवेंथ हाउस घास वाली जमीन, वहां शुक्र के आइटम को दे दो या फिर गाय को शुक्र की चीजें देते रहे। एट्थ हाउस के बारे में बात करते हैं। एट्थ हाउस को हम एक्टिवेट करते नहीं है, तो इसको हम बात ही नहीं करते। मैं उपाय भी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कोई महापुरुष एक्टिवेट ही ना कर ले, इसलिए मैं उपाय ही नहीं बता रहा हूँ इस चीज का। वैसे एट्थ हाउस के जो किस्मत के ग्रह हैं वो हैं चंद्रदेव। नाइन्थ हाउस के जुपिटर हैं, 10th हाउस के शनिदेव हैं, 11th हाउस के जुपिटर हैं, 12th हाउस के केतु देव। अब उनकी चीज उनके एरिया में आपको देनी है। शनि की चीज आप वर्क प्लेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या शनि की चीज आप सरकारी जमीन या फिर वो सरकारी दफ्तर की जमीन वहां जाकर दफना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपके शनिदेव 10th हाउस में एक्टिव हो जाएंगे, जिससे आप अपने 10th हाउस को एक्टिव कर सकते हो। अब ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आप हाउस एक्टिव कर सकते हो। अब क्या मुझे हाउस एक्टिवेट करके फायदा होगा भी, या मुझे करने चाहिए भी या नहीं, अब इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोगों को 10th हाउस की बहुत टेंशन, करियर की बहुत टेंशन। तो आपका 10th हाउस एम्प्टी है, तभी आपका 10वां घर सोया हुआ है। अब मान लीजिए आपका 10th हाउस एम्प्टी है और शनिदेव 6th हाउस में, एंड शनिदेव जो है वो आपके खराब है। अब मैंने ये बोला है कि अगर कोई घर खाली है तो उसका रिजल्ट जो है वो शनिदेव पर जाएगा, लेकिन ये घर सोया हुआ है, दैट मीन्स शनिदेव का बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट आपके 10th हाउस पर नहीं आ रहा है। अब इसमें बचने का क्या जरिया, आपको इस समय ये 10th हाउस एक्टिव करने से फायदा नहीं है। आपको शनि की रेमेडी करनी होगी, रेमेडी विद रिस्पेक्ट टू 10th हाउस हमें करनी होगी शनिदेव की।
अब इसमें क्या कर सकते हैं? शनिदेव क्या है? लेबर वर्कर, ब्लाइंड, जो पूरा ब्लाइंड, हाफ ब्लाइंड नहीं, फुल ब्लाइंड पीपल शनिदेव हैं, लेबर वर्कर शनिदेव है, हमारे कर्मचारी शनिदेव हैं। अब उनको, आपको 10th हाउस, उनके वर्क प्लेस में जहां वो काम कर रहे हैं, आपको उनको खाना खिला। अब इससे क्या होगा? इससे हमारे शनिदेव भी अच्छे होंगे और 10th हाउस भी एक्टिव हो जाएंगे। सो हम उपाय इस समय डिफरेंट वे में करेंगे। हाउसेस की अगर हम बात करें कि कौन सा हाउस अपने आप किस किस एज में जाग जाएगा, तो आप पाओगे कि मैक्सिमम हाउस जिनसे हमें काम है, वो बहुत जल्दी जाग ही रहे हैं। तो हमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती। 10th हाउस का मेजर एग्जांपल होता है, क्योंकि 10th हाउस हमारा 36 की एज में जागेगा और हमें काम जल्दी करना होता है, इसलिए ये मेजर पॉइंट आता है। फर्स्ट हाउस को हम छोड़ ही देते हैं, ये तो जन्म से भी जाग जाते हैं। सेकेंड हाउस के बारे में बात करते हैं, तो ये 24 में जाग ही जाएगा, ये 36 में जागेगा, ये 24 में जागेगा, ये हमारा 22 में जागेगा, ये हमारा 24 में एक्टिव हो ही जाएगा। सिक्स्थ हाउस राहु देव, ये हमारा 42 में जागेगा, ये हमारा 34 में जागेगा। सेवेंथ हाउस ये हमारा 25 में जागेगा। नाइन्थ हाउस 16 ईयर्स, 16 ईयर्स 48। फिर 10th हाउस इज 36। अब देखिए, मुझे चौथे घर की जरूरत है, जल्दी जाग। दूसरे घर की जरूरत है, जल्दी जाग। नाइन्थ हाउस की जरूरत है, वो भी जल्दी जाग। 11th हाउस की जरूरत है, वो भी जल्दी जाग। 10th हाउस ही है जिसके कारण हमें कई बार हाउस एक्टिवेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमें इस हाउस को बहुत ध्यान से एक्टिवेट करना है। हर बार 10th हाउस को एक्टिवेट करने से फायदा नहीं होगा और हर बार उसको छोड़ने से भी फायदा नहीं। तो ये ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें एक ग्रह को जगाना चाहिए? जगाना चाहिए तो कैसे जगाएं? ये हमारा चैप्टर 4 है और आखिरी चैप्टर है। अब हम इस बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लैनेट की एज के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो जागते हैं वो हैं जुपिटर। जुपिटर हमारे 16 टू 21 में जाग ही जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव हमारे 22 टू 23 में जाग ही जाते हैं। फिर हम बात करते हैं चंद्रदेव की, मून। तो मून हमारे 24 में जाग जाते हैं। फिर वीनस की बात करते हैं, तो वीनस हमारे 25 से 27 तक जाग ही जाते हैं। फिर हम बात करते हैं मंगल देव की। अच्छा, अगर आप वैदिक के साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि 16 टू 6 लिखना था, मीन्स मुझे 22 लिखना चाहिए। जुपिटर की 6 इयर्स की एज है, लेकिन हम 16 को काउंट करते हैं इन लाल के पर। तो आप अगर फिंगर्स पे काउंट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 पे 6 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये 21 कंप्लीट है और 16 इयर्स जब आप 16 साल के हो चुके हैं, वहां से हम काउंट कर रहे हैं। मंगल देव 28 टू 33, बुध देव 34 टू 35। इसी के कारण हमारा 35 साला चक्र लिखा जाता है। फिर हम आते हैं शनिदेव, सैटर्न 36 टू 41, राहुदेव 42 टू 47, केतुदेव 48 टू 50। अब ये प्लैनेट्स की एज है कि कौन सा प्लैनेट किस एज में जाग जाएगा। देखिए, हमें जल्दी जगाना है शनि देव को अभी, क्योंकि शनि देव के पास हमारा करियर है। हमें जल्दी जगाना है बुध देव को, क्योंकि बुध देव हमारी बुद्धि है। हमें जल्दी जगाना है मंगल देव को, हमें जल्दी जगाना है चंद्र देव को। बट क्या जगाना जरूरी है या नहीं? आइए देखते हैं। 10th हाउस, 10th हाउस में जुपिटर है। जुपिटर इस घर में नीच के होते हैं।
अब इस नीच के जुपिटर को मुझे जगाना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैं इस अगर जुपिटर को जगाता हूँ, तो ये जुपिटर मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो मुझे इस जुपिटर को नहीं जगाना। अगर मैं 7th हाउस में सूर्य देव को लिख देता हूँ, तो ये यहाँ नीच के होते हैं। तो क्या मुझे इस सूर्य को जगाना चाहिए? नहीं जगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सूर्यदेव प्रॉब्लम्स ही देंगे, नीच के हैं। अगर मेरे 8th हाउस में चंद्रदेव हैं, क्या मुझे इनको जगाना चाहिए? नहीं जगाना चाहिए। तो ये बात याद रखें, हर प्लैनेट को नहीं जगाना है। जो प्लैनेट फेवर में हैं और अगर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, तो ही आपको उन प्लैनेट्स को जगाना है, अन्यथा उन प्लैनेट्स को नहीं जगाना। अब बात करते हैं प्लैनेट्स को जगाना कैसे है। मान लेते हैं हमारे 10th हाउस में शनि देव। आपको जब भी कोई एग्जाम्पल देगा जगाने में, तो वो आपको हमेशा 7th हाउस शनि का देगा। और फिक्स्ड रेमेडी सबके पास है, वो है कि काली बांसुरी लें, उसमें आप गुड़ या शक्कर भरें और उसे घास वाली जमीन में दबा। ये मैक्सिमम लोग आपको बताएं। लेकिन 10th हाउस शनि को कैसे जगाना है, इसकी रेमेडी बहुत कम लोग आपको बताएं। अब सबसे पहली बात, 10th हाउस शनि किस हाउस से जागेगा? सेकेंड हाउस से जागेगा। सेकेंड हाउस के कारक कौन है? सेकेंड हाउस के कारक कौन है? सेकेंड हाउस के कारक हैं बृहस्पति देव। 10th हाउस के बारे में बात करते हैं। 10th हाउस में अ, शनि देव है और 10th हाउस के किस्मत के ग्रह भी शनि देव। तो मुझे गुरु प्लस शनि की आइटम मिलाकर 10th हाउस में देनी है। तो गुरु प्लस शनि की आइटम में क्या मिला सकता हूँ? बेसन का लड्डू बना लीजिए, उस पे एक बादाम रख दीजिए। पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी, अब हाँ, ये रेमेडी आपको करनी कहाँ है? ये रेमेडी आपको करनी है अपनी वर्क प्लेस पे, वहां डिस्ट्रीब्यूट करना है इसे। नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, तो आपको एक काम करें, आप ये चीज अपने वर्क प्लेस पे दबा दें। या सरकारी जमीन, सरकारी दफ्तर जो है वो 10th हाउस होता है और सरकारी स्कूल जो है वो 5th हाउस होता है। ये दोनों चीजें याद रखें। सरकारी जमीन जो हमारा काम होता है, क्योंकि 10th हाउस करियर है, तो जितने भी काम वाला गवर्नमेंट का एरिया है वो 10th हाउस है। और जितना भी स्कूल वाला एरिया है वो 5th हाउस में आएगा। ये दोनों हाउसेस गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं इन लाल किताब, याद रखें। अब इसको आप 10th हाउस में दबा सकते हैं। हमने चौथा घर क्यों नहीं लिया? चौथा घर इसलिए नहीं लिया क्योंकि 10वां घर चौथे घर से नहीं जागता, 10वां घर तो दूसरे घर से ही जागेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब शनि देव की जगह हम मानते हैं कि 10th हाउस में मंगल देव हैं। अब बस हमें कुछ नहीं करना, बेसन की बर्फी लेनी और उस पर बादाम लगा देना। बर्फी क्यों ली? एक तो स्क्वायर एंड दूसरा इसके अंदर अब मीठा जो है वो थोड़ा ज्यादा बना दें। हम एक और पॉइंट, हम एक और रेमेडी करते हैं। मान लीजिए शुक्र देव इस हाउस में और शुक्र देव जाग नहीं रहे। अब हम क्या करें? शुक्र देव को जगाने के लिए आपको हाथ वाली चक्की होती है, हाथ वाली चक्की जो होती है वो बुध प्लस शुक्र होता है। उसमें आपको गेहूं पीसनी है, उसकी रोटी बनाकर गाय को खिलानी। इतना सा उपाय है, आपका 7th हाउस शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। आपको गाय को चरी जो है, चरी प्लस गुड़, ये मिक्स करें और गाय को खिलाएं। सिंपल रेमेडीज, बट आपके शुक्र 7th एक्टिवेट हो जाए। अब शुक्र 7th को एक्टिवेट हम क्यों कर रहे हैं? वो तो जल्दी एक्टिवेट हो रहा है।
शुक्र 7 को एक्टिवेट करने का फायदा ये है कि अगर हम शुक्र को एक्टिवेट नहीं करते, अगर कोई प्लैनेट अपने आप एक्टिवेट होता है, लाल किताब में एक टर्म आती है जिसमें बोलते हैं कि अगर कोई ग्रह खुद ब खुद एक्टिव होगा तो वो नुकसान करेगा। अगर कोई प्लैनेट खुद ब खुद एक्टिव होता है, अगर खराब है तो उसको खुद ब खुद ही होने दें, उसको आप मत करो। अगर अच्छा प्लैनेट है तो उसको खुद ब खुद एक्टिवेट ना होने दें, उसको आप एक्टिवेट करें। जब भी कोई प्लैनेट खुद ब खुद एक्टिव होगा तो जितने प्लैनेट एक्टिव हैं वो सारे प्लैनेट्स का हमें कुछ ना कुछ बुरा असर देखने को मिलता है। ये लाल किताब का एक कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या अगर कोई डाउट भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।